नमस्कार दोस्तों। 1943 में बंगाल में एक बहुत बड़ी भुखमरी आई थी, यानी एक बहुत बड़ा फैमिन आया था जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा बंगाली मारे गए थे। पर ये एक ऐसा इंसिडेंस है हमारे इंडियन हिस्ट्री का जो काफी दुखद है, पर बहुत लोग इस बारे में बात भी नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर रिसर्च करूं और जानने की कोशिश करूं कि इतनी बड़ी फैमिन के पीछे कारण क्या था। और रिसर्च में मुझे ये पता चलता है कि नेचुरल डिजास्टर एक रीजन जरूर था इस फैमिन के पीछे, पर इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे रेसिज्म, फेल्ड ब्रिटिश पॉलिटिक्स और पॉलिसी फेलियर्स इस बड़ी भुखमरी के पीछे का कारण बनता है। – 1942 और 1943 में क्या हुआ था, इसको समझने से पहले हमें बंगाल के बारे में कुछ बहुत बेसिक्स चीज जानने की जरूरत है। तो वहां से शुरू करते हैं इस वीडियो को और फिर आते हैं इस मेन इंसिडेंट पे। बात यह है दोस्तों कि बंगाल को राइस ग्रोअर्स और राइस ईटर्स की भूमि कहा जाता था। बंगाल में जितनी भी अरेबल लैंड्स है, यानी कृषि योग्य जमीन है, उसमें से 88% जमीन पे सिर्फ चावल उगाया जाता था। इनफैक्ट इंडिया में जितनी भी राइस प्रोड्यूस होती थी उसमें से 1/3 राइस अकेले बंगाल में प्रोड्यूस होती थी। और बंगाली खाने में 70% जो खाने का कॉम्पोजिशन होता था वो मोस्टली राइस का होता था। तो इससे दो चीज तो काफी क्लियर हो जाता है कि बंगाल का जो पॉपुलेशन था वो राइस के प्रोडक्शन पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट था। और बंगाल की इकोनॉमी भी जो लार्जली ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, वो भी राइस पे कितनी ज्यादा डिपेंडेंट थी। बंगाल में 3 डिफरेंट सीजन में राइस उगाया जाता है और इन तीनों सीजन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट राइस है वो उसको बोलते हैं विंटर क्रॉप ऑफ अमन राइस। इस राइस का जो बीज होता है उसको मई जून के महीने में रोपा जाता है और नवंबर और दिसंबर के महीने में काट लिया जाता है। ये जो अमन क्रॉप ऑफ राइस है वो बंगाल में जितना भी राइस प्रोड्यूस होता है उसका 70% होता है, यानी सिर्फ 2 महीने में 70% राइस साल भर का प्रोड्यूस हो रहा था बंगाल में। और 1943 के फैमिन के पीछे का जो रीजंस बताया जाता है उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये है कि 1942 में ये जो अमन क्रॉप है इसका प्रोडक्शन काफी कम हुआ था और जिसके कारण 1943 में एनफ राइस ही नहीं था बंगाल में वहां की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, जिसके कारण फैमिन आया। एक्चुअली लेट 1942 में बंगाल को काफी सारे नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 1942 में ये जो अमन क्रॉप राइस था उसमें एक फंगल डिजीज हो गया जिसको ब्राउन स्पॉट डिजीज बोलते हैं, जिसके कारण काफी बड़े मात्रा में राइस बर्बाद हो गया। फिर 16 और 17 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया जिसके कारण जो बंगाल का कोस्टल एरिया था वहां पे बाढ़ आ गया और इस साइक्लोन के कारण 14,500 बंगाली, 1,40,000 कैटल्स और जो राइस पैडी स्टॉक्स में रखे हुए थे वो सारे बर्बाद हो गए। तो बेसिकली दोस्तों ये फ्लड, ये साइक्लोन और ये प्लांट डिजीज के एक साथ होने के कारण अमन क्रॉप के प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। पर दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन नेचुरल डिजास्टर्स का जो इंपैक्ट था क्रॉप के ऊपर वो कितना बड़ा था, ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। अमर्त्य सेन जो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, एक भारत रत्न है और इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज विनर है, उनके एनालिसिस के हिसाब से बंगाल में 1943 में जो टोटल राइस सप्लाई था वो पिछले 5 साल के कंपैरिजन में सिर्फ 5% कम था। इनफैक्ट 1941 के कंपैरिजन में तो 13% ज्यादा था। तो उनका ये बोलना था कि 1941 में तो फैमिन आया नहीं, तो फिर आखिर 1943 में कैसे फैमिन आ सकता है शॉर्टेज के कारण। तो अगर राइस सप्लाई का शॉर्टेज नहीं था तो 1942 में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण बंगाल को इतनी बड़ी फैमिन का सामना करना पड़ा? क्या ये एक मैन मेड डिजास्टर था? ब्रिटिश राज का इसमें क्या रोल था? और विंस्टन चर्चिल जो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका इसमें क्या रोल था? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो और इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो एक लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, उससे वीडियो के ग्रोथ में और चैनल के ग्रोथ में बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये समझते हैं कि इस 1942 और 1943 के दौरान दुनिया में क्या चल रहा था। इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड इवेंट्स और उससे रिलेटेड ब्रिटिश पॉलिसीज बंगाल फैमिन का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। समझते हैं कैसे। दोस्तों इस वीडियो के टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं वर्ल्ड वॉर 2 के ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर इतना समझना जरूरी है कि दुनिया भर की देश वर्ल्ड वॉर 2 में 2 भाग में बट के एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही थी और जापान ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा था। जापान चाहता था कि वो साउथ ईस्ट एशिया में अपना वर्चस्व बनाए और इसीलिए 1941 में
जापान ने बर्मा को इन्वेड किया। पूरी कहानी को समझने के लिए बर्मा की हिस्ट्री को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखिए तो बर्मा जो है वो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है और 1941-1942 में तो बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था। इनफैक्ट पहले बर्मा को ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही रूल किया जाता था। ये तो सिर्फ 1935 में हुआ कि ब्रिटेन ने बर्मा को एक अलग प्रोविंस बना दिया। तो इस सेटअप के कारण बर्मा में काफी ज्यादा इंडियंस रहते थे। तो बेसिकली दोस्तों, बर्मा एक ब्रिटिश प्रोविंस था, लेकिन 1941-42 में जब जापान ने बर्मा को इन्वेड किया तो जापान ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया। इस दौरान दो चीजें ऐसी हुई जो बंगाल फैमिन का एक बहुत बड़ा कारण बना। पहला यह कि इस इन्वेजन के दौरान लाखों की संख्या में रेफ्यूजीज बंगाल और असम के बॉर्डर से होकर इंडिया एंटर करने लगे। लगभग 5 लाख रेफ्यूजीज इंडिया एंटर किए, जो मोस्टली बंगाल में एंटर किए। और ये सिर्फ रेफ्यूजीज ही नहीं, बर्मन इन्वेजन के बाद वर्ल्ड वॉर 2 अब बंगाल की बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया था और इसीलिए हजारों की संख्या में मिलिट्री फोर्सेस, अमेरिकन, ब्रिटेन, इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स भी बंगाल आ गए। इनफैक्ट बंगाल और कैलकाटा तो एक मिलिट्री हब बन गया। इसके कारण जो बंगाल की क्रिटिकल रिसोर्सेज थी जैसे फूड, क्लोथिंग, मेडिकल सप्लाईज, इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया। इसको देख के और रेफ्यूजीज की बुरी हालत को देख के जो बंगाल की लोकल जनता थी वो काफी घबरा गई और उन्होंने पैनिक बाइंग करना शुरू कर दिया, जिसमें वो एसेंशियल सामान को ज्यादा मात्रा में खरीद के घर पे जमा करके रखने लगे ताकि अगर सिचुएशन बुरी हो तो उनके पास खाने को खाना हो और पहनने को कपड़ा हो। बाय द वे दोस्तों, आप इस पैनिक बाइंग के फेनोमेनन को कोविड के दौरान भी देखे होंगे, जब लोग आटा और चावल ज्यादा मात्रा में खरीद के घर पे जमा कर रहे थे। दोस्तों, बर्मा के इन्वेजन का दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ा कि बर्मीज राइस जो इंडिया बर्मा से खरीदता था वो इंडिया में आना बंद हो गया, जिसके कारण इंडिया में राइस सप्लाई पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। उससे क्या हुआ कि इंडिया में जो राइस प्रोड्यूसिंग प्रोविंसेस थे उन पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा कि इंडिया में राइस को सप्लाई कैसे बढ़ाया जाए। स्पेशली बंगाल, उस पे इस चीज का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा। तो जब बंगाल के राइस का डिमांड बढ़ा तो बंगाल में राइस का प्राइस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण बंगाल की लोकल जनता का राइस कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम होने लगा। ऐसा होने के बावजूद भी कई महीनों तक बंगाल श्रीलंका को राइस एक्सपोर्ट करता रहा। मतलब लोकल पॉपुलेशन के पास राइस खाने को नहीं है, लेकिन बंगाल श्रीलंका को राइस एक्सपोर्ट कर रहा है। और यहां से दोस्तों शुरू होता है ब्रिटिश पॉलिसीज का एक के बाद एक फेलियर, जो सिचुएशन को बद से बदतर बनाती गई। और अब एक एक करके इन पॉलिसी फेलियर्स को डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली दोस्तों, बात यह है कि जब 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 बंगाल की चौखट पे आके खड़ा हो गया तो ब्रिटिशर्स को यह लगने लगा कि अब वॉर कभी भी ब्रिटिश इंडिया में शुरू हो सकता है। तो उन्होंने डिनायल पॉलिसी बनाया, जिसका गोल था कि इन्वेडर्स को एसेंशियल सप्लाईज जैसे फूड, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सप्लाईज ना मिल पाए। पहला डिनायल पॉलिसी था राइस डिनायल पॉलिसी। जॉन हर्बर्ट जो उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि बंगाल की जो 3 सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, बकरगंज, मिदनापुर और खुलना, जहां पे सरप्लस राइस है, वहां से राइस को या तो हटा दिया जाए या तो एकदम बर्बाद ही कर दिया जाए। ऑफिशियल फिगर तो ये बताता है कि ये इतना ज्यादा राइस की सप्लाई को इंपैक्ट नहीं किया, पर माना ये जाता है कि इस पूरे प्रोसेस में इतना ज्यादा फ्रॉड और करप्शन हुआ कि ऑफिशियल फिगर और ऑफिशियल ऑर्डर के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा राइस को बर्बाद कर दिया गया। तो इससे बंगाल में राइस की सप्लाई पे एक्चुअली में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। दूसरा डिनायल पॉलिसी था बोर्ड डिनायल पॉलिसी, जिसका गोल था कि इन्वेडर्स के हाथ बंगाली ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ना लग पाए। आर्मी को ये पावर दे दिया गया कि बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां जितने भी बोट्स हैं जिसमें 10 से ज्यादा आदमी बैठ सकता है, उन सारे बोट्स को या तो जब्त कर लिया जाए, या तो वहां से हटा दिया जाए, या तो बर्बाद ही कर दिया जाए। तो इस पॉलिसी के अंदर 45,000 से भी ज्यादा रूरल बोट्स को जब्त किया गया। पहले तो इस पॉलिसी ने फिशिंग क्लास के पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट राइस के प्रोडक्शन पे भी पड़ा, क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो सीड्स को फील्ड तक पहुंचा ही नहीं पा रहे थे। तो बेसिकली दोस्तों, इस पॉलिसी ने बंगाल की पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एकदम बर्बाद करके रख दिया और आर्मी ने कोई स्टेप नहीं लिया सप्लाई डिसरप्शन को रोकने के लिए। जितने भी बोट्स को जब्त किया गया था वो इतनी ज्यादा डैमेज हो गए थे कि फार्मर्स दोबारा अपने रोजी रोटी को शुरू भी नहीं कर पाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी पॉलिसी फेलियर के बारे में, जो एक्चुअली डिनायल पॉलिसी से भी बड़ी फेलियर थी। इसको बोलते हैं इंटर प्रोविंशियल ट्रेड बैरियर।
क्या हुआ कि जैसे ही इंडिया में बर्मीज राइस आना बंद हुआ, वैसे ही इंडिया के डिफरेंट प्रोविंसेस में राइस सप्लाई को लेके एंग्जाइटी काफी ज्यादा बढ़ गई। तो प्रोविंसेस ने ये डिसीजन किया कि वो अब एक दूसरे प्रोविंस के साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे, मतलब अपना जो सामान वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपनी लोकल जनता को पहले खिलाएंगे। जैसे कि जनवरी 1942 में पंजाब ने डिसीजन लिया कि वो राइस ही एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उसी तरह से जून 1942 में मद्रास ने राइस एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया। मतलब जब बंगाल में राइस शॉर्टेज शुरू हुआ तो इस प्रोविंशियल ट्रेड बैरियर के कारण बंगाल में बाहर से राइस ही नहीं आ पाया, जिसके कारण राइस सप्लाई पे और भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लगा। दोस्तों, इस पॉलिसी ने ईस्ट इंडिया की पूरी ट्रेड मशीनरी को ही ठप कर दिया। फैमिन इंक्वायरी कमीशन ने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि ये वो पॉलिसी था जिसके कारण एक फूड शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम था एक फुल स्केल फैमिन में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये चैनल के ग्रोथ में काफी हेल्प करेगा और मेरा काम और भी लोगों तक पहुंच पाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी पॉलिसी फेलियर्स काफी थी फैमिन के लिए, पर बात यहीं पे नहीं खत्म होती है, आगे और सुनिए। ब्रिटिश राज ने जब बर्मा खोया तो कैलकाटा पूरी एशिया के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया और अपने वॉर टाइम एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश राज ने बंगाल के लोगों को दो भाग में बांट दिया। पहला ग्रुप प्रायोरिटी ग्रुप और दूसरा ग्रुप नॉन प्रायोरिटी ग्रुप। बेसिकली वो लोग जो ब्रिटिश राज को वॉर में सपोर्ट कर रहे थे, जो मोस्टली मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास वाले लोग थे, उनको प्रायोरिटी ग्रुप में डाल दिया गया और जो गरीब लोग थे उनको नॉन प्रायोरिटी ग्रुप में डाल दिया गया। फिर मिड 1942 में जब ये काफी क्लियर होने लगा कि राइस सप्लाई का शॉर्टेज होने वाला है, तो ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो बेसिकली की ब्रिटिश कंपनीज का एक ग्रुप है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, फूड स्टफ्स पॉलिसी, जिसके अंतर्गत जो राइस है वो अब इस प्रायोरिटी ग्रुप और नॉन प्रायोरिटी ग्रुप के बेसिस पे सप्लाई किया जाएगा, जिसके कारण राइस गरीबों से लेके जिनके पास ऑलरेडी पैसा नहीं था इस महंगे राइस को खरीदने के लिए, उनसे राइस को लेके प्रायोरिटी ग्रुप को दिया जाने लगा, वो भी कम दामों पे, ताकि प्रायोरिटी ग्रुप वाले अपनी नौकरी छोड़ के कहीं और ना चले जाएं। दोस्तों, बेसिकली ब्रिटिश राज की इन सारी पॉलिसी फेलियर्स के कारण बंगाल में राइस सप्लाई काफी ज्यादा कम हो गया, क्रिटिकल लेवल पे आ गया और डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और तभी अक्टूबर 1942 में बंगाल में नेचुरल डिजास्टर्स आया, जिसके बारे में वीडियो के शुरू में बात कर चुका हूं। साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, प्लांट डिजीज आ गया और सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो गई। जब अर्ली दिसंबर 1942 में ये काफी क्लियर होने लगा कि सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है, तो ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिशियल, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन भी थे, उन्होंने विंस्टन चर्चिल, जो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको काफी रिक्वेस्ट भेजना शुरू किया कि भाई इंडिया को राइस सप्लाई किया जाए, नहीं तो काफी लोग मर जाएंगे। इस चीज की काफी ज्यादा चेतावनी दी गई, लेकिन हर बार इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और रीजन ये दिया गया कि ब्रिटिश शिप्स को राइस सप्लाई में यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रही हैं। कई हिस्टोरियंस का दोस्तों ये मानना है कि विंस्टन चर्चिल इंडियंस को लाइक नहीं करते थे और वो काफी रेसिस्ट भी थे और उन्होंने ये जानबूझ के डिसीजन लिया कि इंडिया को राइस सप्लाई नहीं किया जाए। तो दोस्तों, ये वो कहानी है जिसमें रेसिज्म, ब्रिटिश राज की पॉलिसी फेलियर्स और नेचुरल डिजास्टर हमारे 30 लाख बंगालियों की मौत का कारण बना। हमारी हिस्ट्री का ये एक बहुत दुखद घटना है जिसके बारे में लोग नहीं बात करते हैं, पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडियन हिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर्स पे और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा मैं टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल के ग्रोथ में हेल्प करेगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीक। धन्यवाद।